नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके असीम प्यार और स्नेह की वजह से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका अगर सहयोग रहा, ऐसे ही आपका प्रेम बना रहा, तो हम 1000 क्या, 10,000, 1 लाख और उससे भी बहुत आगे जाएंगे, करोड़ों तक, मिलियन का सफर तय करेंगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि एनालिसिस जो भी है, ठीक है, उसको कंप्लीट देखा करिए। पैटर्न अगर आप ध्यान दीजिए, पिछले दिनों जो भी एग्जाम्स हुए हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी एग्जाम्स हुए हैं, अगर उनको ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या क्वेश्चन जो आए हैं उनके आधार पर क्वेश्चन नए बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखा करिए और खुद से कुछ क्वेश्चन के आधार पर खुद भी रिसर्च करके क्वेश्चंस को क्रिएट करिए करिए। ठीक है, उसके आधार पे क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, इसलिए कंप्लीट देखा करिए, धैर्यपूर्वक चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसको ध्यान से सुना करिए और समझा करिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले शिफ्ट की। ठीक है, पहले शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, एक फेस्टिवल पूछा गया, मिंजर मेला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मिंजर मेला फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, मिंजर मेला की शुरुआत जो है 1935 ईस्वी में त्रिगर्त, त्रिगर्त मतलब अब कांगड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, वहां के जो शासक थे जो है चंबा के राजा के विजय के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। ठीक है, ये मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने विजयी राजा की वापसी पर लोगों ने उसे धान और मक्का की मालाओं से अभिवादन किया, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मिंजर पे एक कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, पिंजर। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिंजर और पिंजर। देखिए पिंजर एक उपन्यास है जो कि अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और एक पंजाबी उपन्यास है, इसमें एक हिंदू लड़की जिसका नाम है पूरो, उसकी कहानी है। ठीक है, तो मिंजर और पिंजर में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, शुरू में ही मैंने कहा कि एनालिसिस जो है उसको कंप्लीट देखा करिए। ठीक है, अभी देखिए बृहदेश्वर जो मंदिर है इसके ऊपर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये मुफ्त का नंबर है, आपको बिना प्रयास के आप नंबर ही उठा सकते हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है भैया, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। कर भी सारा डिटेल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसे पेरुवैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित में है और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था और उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम दिया जाता है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता है। ठीक है, मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, ये भी जानिए, इस फैक्ट है मंदिर का जो है, क्योंकि इसका शिखर इतना ऊंचा है ना कि इसकी छाया जमीन पे नहीं पड़ती है। आज भी इस मंदिर में पूजा पाठ होता है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है ये। ठीक है, ये सारी बातें हैं, थोड़ा डिटेल में आपको इसके बारे में जानना चाहिए, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी, ध्यान रखना है, ओडिसी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया सुभा मुद्गल का संबंध किससे है। ठीक है, तो सुभा मुद्गल की अगर बात की जाए तो आप एक भारतीय संगीतकार, ठीक है, गायिका और बहुवादक हैं। बहुवादक मतलब कई सारे वाद्य यंत्रों को बजाती हैं। आपका जन्म इलाहाबाद में 1959 में हुआ था। ठीक है, और सुभा मुद्गल जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। भारतीय पॉप और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। केवल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ही नहीं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, भारतीय पॉप और तमिल सिनेमा, तीनों में ही इन्होंने काम किया है। ठीक है, उनके प्रदर्शनों की सूची में ठुमरी, दादरा की शैलियां शामिल है। 2000 में आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 में क्या शामिल किया गया है। ठीक है भैया, वही है मौलिक कर्तव्य, बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 क या ए मौलिक कर्तव्यों के बारे में है।
मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 में इसको शामिल किया गया। अभी टीसीएस ने बाल का खाल उधेड़ते हुए एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों का मतलब क्या किया था, जो है उसको अपना विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्यों को अनुशंसित किया था, तो 8 शामिल किए गए 10, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 ही मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, ये सारी बातें डिटेल में कल मैंने चर्चा किया था। ठीक है, 4 तारीख के वीडियो में। आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल आपको बता देते हैं। आज जो है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 10 है। बाद में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया। ये सभी जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के अनुच्छेद 51 भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, एक चीज महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, जो बार बार बताता हूँ आपको, जो है कि डीपीएसपी की तरह मौलिक कर्तव्य भी क्या है, प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। ये आपको जैसे सूचीबद्ध किया गया है, जिस क्रम में है, एक क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला अगर बात करें मौलिक कर्तव्य जो है, तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। नंबर 2 पर है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 पर है भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4 है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, अगला है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और अंतिम है 11वां, जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये आपका जो है 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट किस राज्य में पाया जाता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, गंगा का जो उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र है वहां पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में जो है इसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ठीक है, सुंदरी इन वनों में सबसे सुंदरी वृक्ष जो है इन वनों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पेड़ है। ठीक है, ज्वारी वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, होगला है, गरन है, पशूर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसका जैसा ऑप्शन आपको दिया रहेगा वैसा आपको टिक करना होगा। अगला है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुश्री लिंडी कैमरून सीबी ओबोई। ठीक है, अब नाम में अगर काटछाट किया गया होगा तो आप लिंडी कैमरून जानिएगा, वैसे इनका जो पूरा नाम है वह है लिंडी कैमरून सीबी ओबुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिए आप, जो है कि अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका, कीर स्टारमर। पूछा जा सकता है ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री हैं, ये 98वें प्रधानमंत्री हैं, किस पार्टी से हैं, ये लेबर पार्टी से हैं। हाँ, इन्होंने किसको हराया, जो है भारतीय मूल के कौन कौन है, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक। हाँ, ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 2 राज्य जहां सबसे कम साक्षरता दर है, तो है भैया बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, हमेशा ये हमेशा रहा है। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों ही सबसे कम है, जबकि राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तब इसके लिए तो आपको क्रिकेट में जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिए हैं। ठीक है, जैसे कि मेडन ओवर है, फॉलो ऑन है, रबर है, एसेज है, कैच है, बाउल है, स्टंप आउट है, रन आउट है,
एलबीडब्ल्यू है, एलबीडब्ल्यू हिट विकेट है, नॉट आउट है, नो बॉल है, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाय, लेग, कवर, ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लेंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, सिक्स, फॉलो थ्रिन, टर्न, गांबी, स्पिन, यार्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं क्रिकेट में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये चूज कर पाएंगे कौन सा वर्ड क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राज्यों के बीच हुआ था? तो तीन राज्य आपके हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य और पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शासक नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो संघर्ष हुआ था इसमें किसकी विजय हुई, तो नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा और इसका परिणाम अंततः गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहा, जिसने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है कि नेहरू बोट ट्रॉफी किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए, जब भी बोट की बात आए तो हमेशा केरल में चले जाइए, हमेशा ओणम पे ध्यान रखिए, ओणम। कल क्वेश्चन आया था ओणम के ऊपर, ध्यान है आपको? हाँ, कल आपने अगर देखा होगा वीडियो, जिन भाई को एग्जाम आगे है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिन भाई को एग्जाम आगे लगा हुआ शिफ्टों में जो है, वो पिछला वीडियो जरूर से देखा करें। ठीक है, उससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी, समझ लीजिए 75% हेल्प मिल जाएगी। तो बोर्ड की चर्चा जब भी हो हमेशा केरल ओणम ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेहरू बोट ट्रॉफी किस राज्य में आयोजित किया जाता है भैया? केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लवलीला बोरहेगन का संबंध किस राज्य से है? तो लवलीला बोरहेगन का संबंध जो है बॉक्सिंग के है। किस खेल से संबंध है? लवलीला बोरहेगन का संबंध किस राज्य से है? असम से है। किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन फिर से आ गया, तो 1976। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के बंदरगाह के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं और इनको आप ध्यान से समझ लीजिए कौन सा किस राज्य में है, किस तट पर है, ये बार बार मिलाने के लिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर बात करूं जो है, कुछ बात करता हूं आपसे जो है, हमारे पास जो है पूर्वी तट पर की बात करूं तो पूर्वी तट पर हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, कामराजर, ठीक है, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर है। वही पश्चिमी तट की अगर बात करूं तो कोचीन है, न्यू मैंगलोर है, मोरमुगांव है, मोरमुगांव भी आया था मिलाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू भी आया था। ठीक है, कांडला है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। पिछले दिनों ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, तो वहां पे मैंने आनंद मठ की चर्चा की थी, जहां पे मैंने जो है इसका उल्लेख किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो है, पूछा गया था। ठीक है, शायद मिलाना था आपको जो है, कुछ आपको नाम बता देता हूँ, है तो लंबी लिस्ट जो है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, पंडित भीमचंद जोशी हैं, रविशंकर हैं। ये ऐसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक हैं जो है जिनको कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत में सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी ऊपर एक नाम और आया था मुदगल का जो है, ठीक है, सुभा मुदगल का, तो उनका भी संबंध क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अरुणा साईराम का संबंध किससे है? अरुणा साईराम का संबंध जो है वायलिन से है, ये वायलिन वादक है। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? तो अल्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड से अगला क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल से था, एमएस एक्सेल में रो को कैसे दर्शाते हैं? तो रो को जो है नंबर से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की अगर बात करें, ठीक है, और 2016 दोनों की अगर बात करें जो है, एक वर्कशीट में जो है देखिए कितना है, काउंट कर लेते हैं, क्या आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,48,4676 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सेल 2003 की वर्कशीट अगर बात करें तो उसमें 65,536 रो हैं और 256 क्या है? कॉलम हैं। ठीक है, तो ये चीज फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2026 का आयोजन भैया कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मेरे मन में याद बता देता हूँ आपको जो है, हो सकता है जनक का नाम आपसे पूछ लिया आगे आने वाली शिफ्टों में, ध्यान रखिएगा। पिसारोत राम पिसारोती,
पिसारोत राम पिसारोती, ये भारतीय सुदूर संवेदन की जनक माना जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, 1 सितंबर 2006 को जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसरो के सहयोग से, इसरो के कहने पर। अगला प्रश्न है कि ठुमरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ठुमरी का संबंध जो है कथक, कथक कहाँ का लोक नृत्य भैया? उत्तर प्रदेश का है ना, ये शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। देखिए, ठुमरी का पहला उल्लेख है 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह बंदिश की ठुमरी या बोल बांट थी और इसका विकास मुख्य रूप से लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। उस समय यह तवाइफों या बेस्याओं द्वारा गाया जाने वाला गीत था, ठीक है, ठुमरी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा किस समूह की भाषा है? मराठी भाषा जो है इंडो आर्यन समूह की भाषा है, जो कि मूलतः महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कुश्ती के 55 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो गीता फोगाट, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गयासुद्दीन बलबन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में वंश का एक सम्राट था। उसने 1265 से 1237 तक शासन किया। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। उसने जिले इलाही की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो भैया है शुक्र ग्रह, ठीक है। सौर मंडल पर वीडियो एक बना हुआ है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है पीला बादल वाला ग्रह भी कहा जाता है इसको। इवनिंग नाइट और क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कई सारे नाम है ये। सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र जो है एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है, क्योंकि ये समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी इसे पृथ्वी का वहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र आकार और दूरी दोनों में ही पृथ्वी के निकटतम है, ठीक है। शुक्र जो है सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा? देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन पिछले दिनों पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी कभी मैंने क्वेश्चन डाला था, जो है कि भारत के किस कवि ने दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है? तो है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने जो है बांग्लादेश के लिए भी लिखा है और भारत के लिए भी लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? जिला, अभी क्वेश्चन कल आया था ये, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश, वहां कल आपको बताया गया था ये जो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। कल सबसे ज्यादा के बारे में पूछा था, आज सबसे कम के बारे में पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, मतलब ये जो पिछला कैबिनेट था उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जो है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अगर वर्तमान की बात की जाए तो श्री किजरापू राममोहन नायडू हैं वर्तमान में, ठीक है। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है आपसे। प्लास्टिक लाओ सोना पाओ किस राज्य सरकार की योजना है? ये जम्मू कश्मीर की योजना है भैया, जो है 20 कुंटल प्लास्टिक आप लेके जाएंगे तो आपको एक सोने का सिक्का मिलेगा। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से है, ठीक है। हिंदू विधवा अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और हिंदू विधवा अधिनियम दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेम चीजें हैं। 1856 किससे संबंधित है, किसके प्रयासों से हुआ था? ये ईश्वरचंद विद्यासागर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में, जिसे अधिनियम क्या 15 भी कहते हैं, 1856 भी कहा जाता है, 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया, ठीक है। यह कानून 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिए, उस्ताद से पूछा जाए कि सबसे पहले किसने विधवा से पुनर्विवाह किया था, विधवा से विवाह किया था, सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने विधवा से विवाह किया था? तो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में ईश्वरचंद विद्यासागर ने पहली विधवा से विवाह किया था कानून बनने के बाद।
अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी कृष्ण मूर्ति को। ठीक है। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन बना कहाँ से, जो पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन बना है आपके सामने, आया कहाँ से? एक्चुअली जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है औद्योगिकरण नीति से है। बार बार क्वेश्चन वहां से आ रहा है, बन रहा है। कई बार बन चुका अब तक, 1 जुलाई से लेके अब तक कई बार बन चुका है। ठीक है। तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 60 तक थी। ठीक है। तो 1956 का जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था, नेहरू की राष्ट्रीय औद्योगिकरण नीति को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास पर जोर दिया गया था इसमें। ठीक है। तो उनके विजन को बी कृष्णमूर्ति ने आगे बढ़ाया, जिन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। या शायद कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां दी हुई तो उनको मिलाना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो रऊफ जो लोक नृत्य है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 10 की वृद्धि की अगर बात की जाए तो 17.72% है, परसेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो है भैया हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये एक चुनाव पद्धति है जो हमारा भारत भी इसको फॉलो करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का उपयोग करने वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत और आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है। अभी इसी के आधार पर ब्रिटेन में चुनाव हुआ है, हमारे यहाँ भी इसी प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीपा कर्माकर किस ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2006, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो एम एस कृष्णा, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय भी है, मतलब भी था? तो सहकारिता मंत्रालय, उसमें अमित शाह जब गृह मंत्री थे जो है तो उस समय भी सहकारिता मंत्रालय इनके पास था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल को नापने की इकाई क्या है? तो विद्युत बल को नापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। मतलब धारा को नापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। संगीता संगर का संबंध किस वादन से है? संगीता संगर का संबंध भैया वायलिन से है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिए गैल्वेनोमीटर है। अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। यही अनुच्छेद है जिसकी वजह से जो अभी देखिए पिछले दिनों जो आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनके ऊपर आरोप लगा था ना, यौन शोषण का आरोप लगा था, लेकिन कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई। यही अनुच्छेद उनको बचाता है। ठीक है। इस्तीफा अगर दे देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, पुलिस यहाँ तक उनके आवास के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकती है। ठीक है, बिना उनकी अनुमति के। ठीक है। तो अनुच्छेद 361 जो है राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है या राज प्रमुख को जो है उनकी पदावधि के दौरान जो है न्यायालयी कार्रवाई जो है ना उससे उनको क्या करता है, उनका बचाव करती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला गौरैया। ठीक है, उज्ज्वला गौरैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है डीपीएसपी से। तो डीपीएसपी देखिए जो है भारत हमारे संविधान का भाग जो 4 है अनुच्छेद 36 से 51, इसमें जो है डीपीएसपी के सिद्धांत सम्मिलित हैं। ठीक है। इसमें समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी भी रूप में उसके अभ्यास पर रोकथाम, महिलाओं पर कानूनी अक्षमताओं को हटाना आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि रूपनारायण नदी किस राज्य में है? देखिए रूपनारायण नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है। रूपनारायण नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली नदी है। यह पुरुलिया जिले में छोटा नागपुर पठार में उत्पन्न होती है और हावड़ा जिले में हुगली नदी में इसका विलय हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अहिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो अहिरी लोक नृत्य का संबंध जो है भैया ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न, कबड्डी के खेल में जब रेडर अपने विरोधियों को छूता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडर मतलब जो खिलाड़ी क्या कबड्डी 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 कहते हुए जाता है, छूता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एंटी या डिफेंडर कहा जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया था? पीवी सिंधु इसका राइट आंसर है। ठीक है। अभिनव बिंद्रा अक्सर पूछा जाता है कि ध्वजवाहक कौन थे, या आपसे भी पूछा जाता है कितने पदक जीते थे, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा 2016 के रियो ओलंपिक में भारत के लिए क्या थे? ध्वजवाहक थे। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको कराया है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो बार बार मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन मेरे भाई जरूर से ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।